जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का हमने पास्ट पेपर जो है ना वो आज सॉल्व करेंगे। कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 का है और ये पास्ट पेपर है 2023 का। तो इस पास्ट पेपर को हमने इधर जो है ना वो लिख लिया है, उधर क्लियर नहीं था तो इधर हमने लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है कि डिस्क्राइब एट लीस्ट 3 कंडीशन फॉर अ कर्व। ये आपको एक कर्व गिवन है और टू बी अ जॉर्डन कर्व। कहता है कि मतलब आपसे इतना पूछ रहा है कि कोई भी कर्व जॉर्डन कर्व कब होगी, किन कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेगी तो वो जॉर्डन कर्व होगी। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने जॉर्डन कर्व की जो है ना वो कंडीशन लिखनी है। तो इसकी कंडीशन हमने इधर लिखी है। दी 3 कंडीशन फॉर अ कर्व z इज इक्वल टू जेड फंक्शन है टी का, और ये इंटरवल हमें गिवन है ए से बी टू बी या जॉर्डन कर्व आर गिवन बिलो। तो ये तीन कंडीशन 1 क्या है? कंडीशन 1 ये है कि दी कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस, यानी कोई भी जॉर्डन कर्व है, जॉर्डन कोई भी कर्व है तो उसको जॉर्डन कर्व होने के लिए क्या होना चाहिए? उसको कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। फिर सेकंड कंडीशन जो है ना वो ये है कि उसे 1 यानी उसे क्या होना चाहिए? सिंपल कर्व होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, किसी भी कर्व को आपने जॉर्डन कर्व प्रूव करना है तो उसको क्या होना चाहिए? सिंपल कर्व। अब सिंपल कर्व के लिए क्या होता है जी? सिंपल कर्व के लिए ये होता है कि कोई भी अगर फंक्शन 1 हो ना, कोई कर्व आपको कोई बेसिकली ये जो ऊपर आपको कर्व गिवन है z इज इक्वल टू जेड टी, ये बेसिकली एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये जो सपोज करें कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को क्या होना चाहिए? 1 फंक्शन होना चाहिए। अगर ये 1 फंक्शन है तो ये क्या होगी? सिंपल कर्व होगी, ठीक है। अगर कोई फंक्शन 1 है तो वो क्या होगी? सिंपल कर्व होगी। तो सेकंड कंडीशन ये है कि उसको क्या होना चाहिए? सिंपल कर्व होना चाहिए। अब सिंपल कर्व के लिए हम क्या करते हैं कि हम प्रूव करते हैं कि ये 1 है कि नहीं। तो देखें 1 की डेफिनेशन बेसिकली ये होती है कि अगर आपके पास T1 T2 कोई भी दो वैल्यू हैं तो आप T1 को पुट करें उस फंक्शन में और T2 को पुट करें फंक्शन में, ठीक है। अगर T1 सपोज करें आपके पास 1 है और T2 जो है ना वो आपके पास सपोज करें 2 है, और ये दोनों क्या है? इक्वल नहीं है, ठीक है। और अगर आप T1 को पुट करते हैं तो फंक्शन की एक वैल्यू आती है, सपोज कर लें कि वो आ जाती है 3 T1 को पुट करने से, और T2 को आप फंक्शन में पुट करते हैं तो ये सपोज कर लें कि आप आ जाती है 4। तो कहने का मतलब ये है कि 1 फंक्शन कब होता है? कि जब आप एक मतलब जो एक वैल्यू है वो पुट करें और उसका जो आंसर आ रहा है, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू पुट करें और उन दोनों का आंसर इक्वल नहीं होता। अगर T1 और T2 इक्वल नहीं है तो इनको फंक्शन में पुट करने से जो आंसर आएगा वो भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। या इस डेफिनेशन को हम इस तरह भी देख सकते हैं, जो 1 की डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि अगर T1 और T2 इक्वल है तो इनको आप T1 की वैल्यू पुट करें फंक्शन में और T2 की वैल्यू पुट करें फंक्शन में, तो ये फंक्शन क्या आएंगे? आपके इक्वल आएंगे, ठीक है। तो कोई भी सिंपल कर्व कब होगी? जब वो 1 जो है ना वो 1 फंक्शन होगा तो वो सिंपल कर्व होगी, ठीक है। तो जॉर्डन कर्व की सेकंड कंडीशन क्या है? कि उस कर्व को सिंपल कर्व होना चाहिए। फिर थर्ड कंडीशन ये है कि उस कर्व को क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। तो क्लोज्ड, अब क्लोज्ड कोई भी फंक्शन या कर्व क्लोज्ड कब होता है? जब आपको फॉर एग्जांपल देखें, हमें तो इधर इंटरवल गिवन है ना, ये इंटरवल है ए और बी, ये हमारे पास क्या है? इंटरवल है, ठीक है। तो ये इंटरवल मतलब पहली वैल्यू क्या है? ए, और दूसरी वैल्यू क्या है? बी। आप ए पुट करते हैं फंक्शन में, आप फंक्शन में क्या पुट करते हैं? ए। इस फंक्शन में क्या पुट किया? ए। और इसका जो आंसर आया है आप फंक्शन में लास्ट टर्म पुट करें। अगर ये दोनों आंसर सेम आ जाते हैं तो वो क्या होगा जी? वो आपकी क्लोज्ड कर्व होगी, ठीक है। तो जॉर्डन कर्व होने के लिए जो थर्ड कंडीशन है, अगर कोई कर्व क्लोज्ड कर्व भी है तो तब वो जॉर्डन कर्व होगी, ठीक है। इसको हमने ऐसे लिखा हुआ है, कर्व ट्रेस्ड बाय अ फंक्शन। आपके पास ये फंक्शन है सच डैट द इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, मतलब पहला और आखिरी, ठीक है, ये क्या हो? सेम हो। तो अगर सेम है तो हम कह सकते हैं ये क्लोज्ड कर्व है, और अगर क्लोज्ड है तो हम कह सकते हैं कि ये जॉर्डन कर्व है। तो ये तीन कंडीशन किसी भी कर्व को जॉर्डन कर्व होने के लिए लाजमी जो है ना वो सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं। तो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है,
देखें, सॉरी, क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका पार्ट बी है। ये कहता है कि देखें, चेक वेदर, ये हमें एक कर्व गिवन है z इज इक्वल टू ई की पावर अयोटा, और इंटरवल भी गिवन है थीटा 0 से 2 पाई तक है। तो ये कहता है इज़ अ जॉर्डन कर्व और नॉट। आपने बताना है इसमें कि ये जॉर्डन कर्व है कि नहीं, ठीक है। तो अभी हमने ऊपर वो पढ़ा है कि जॉर्डन कर्व होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, उसको कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस का मतलब ये है कि आप थीटा की कोई भी वैल्यू पुट करें तो इन्फिनिटी आंसर नहीं आना चाहिए। तो आप ये 0 से 2 पाई, 0 से लेके 2 पाई, ये जो इंटरवल है इसके बीच जितने जितने भी थीटा की वैल्यू आती हैं वो आप इसमें पुट करेंगे ना, ई की पावर योटा थीटा, तो ये कभी भी अनडिफाइन नहीं होगा, ये अनडिफाइन नहीं होगा, इन्फिनिटी नहीं आएगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और मेन जो होती हैं किसी भी कर्व को, जॉर्डन कर्व आपने चेक करना है जॉर्डन कर्व है कि नहीं, तो उसके लिए मेन चीज़ ये होती है कि आप सिंपल कर्व चेक कर लें और क्लोज्ड कर्व चेक कर लें। अगर सिंपल कर्व भी है, क्लोज्ड कर्व भी है, तो आप लिख दें कि ये जॉर्डन कर्व है। तो इसका चलें सॉल्यूशन करते हैं। ये जो है ना वो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हमने वो क्वेश्चन जो उसने दिया वो लिख लिया और ये इंटरवल भी लिख लिया। अब जॉर्डन कर्व के लिए हम सिंपल कर्व चेक करेंगे और क्लोज कर्व चेक करेंगे। तो सिंपल कर्व की हमने अभी पीछे डेफिनेशन पढ़ी है कि सिंपल कर्व कब होती है कि जब आप उसमें कोई दो डिफरेंट वैल्यू लें और वो फंक्शन, यानी उसको क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। सिंपल कर्व के लिए क्या है, 1 1 होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास जो इंटरवल है वो 0 से 2 पाई इंटरवल है। हम इसके बीच में से थीटा की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। मैंने एक थीटा की वैल्यू 0 ले ली और दूसरी मैंने इसके बीच में पाई/2 होता है 90, ठीक है। तो मैंने इसके बीच में, अब रैंडमली जो भी आपको इंटरवल गिवन हो, आपने एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो फर्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट ये नहीं लेना। आप फर्स्ट वैल्यू ले लें, इससे आगे वाली ले लें, उसके बीच में से कोई भी दो वैल्यू उठा लें, ठीक है। तो अब हमने उठा ली एक 0 और पाई/2 90 होता है, तो ये आपको पता है इस इंटरवल के अंदर ही लाई करता है। बेसिकली हमने चेक ये करना है कि ये सिंपल कर्व है कि नहीं। तो सिंपल कर्व के लिए हमें प्रूव करना पड़ता है कि ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है, ठीक है। तो हमें ये जो फंक्शन गिवन है 1 1 के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हमने थीटा 1 लिया और थीटा 2 लिया, ये सॉरी थीटा 2 है, ये थीटा 1 लिया, थीटा 2 लिया, और आपको नज़र आ रहा है कि थीटा 1 की वैल्यू 0 है और थीटा 2 की वैल्यू पाई/2 है, यानी ये क्या है, डिफरेंट है। तो हम इसको क्या करेंगे, थीटा 1 को भी फंक्शन में पुट करेंगे और थीटा 2 को भी फंक्शन में पुट करेंगे और आंसर चेक करेंगे। अगर आंसर यानी फंक्शन पे भी वैल्यू इनकी डिफरेंट आती है तो हम लिख देंगे कि ये 1 1 है, ठीक है। तो देखें, थीटा 1 इज़ इक्वल टू 0, तो मैंने इधर ये फंक्शन लिखा, ठीक है। इसमें थीटा की जगह पर 0 पुट किया और किसी की भी पावर 0 क्या होती है, वो 1 होती है। तो यहाँ से हमें मतलब Z1 आप कह लें कि थीटा 1 पे हमें, या 0 पे, थीटा 1 पे हमें आंसर क्या मिल रहा है, वो 1 मिल रहा है, ठीक है। अब थीटा 2 यानी ये जो फंक्शन है ये Z इज इक्वल टू ई की पावर योटा थीटा, इसमें अब हम थीटा 2 की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो थीटा 2 की जगह पर क्या पुट करना है, पाई/2, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ये वैल्यू हमने खुद से ली है क्योंकि जो इंटरवल गिवन है इसके अंदर से आप कोई भी दो वैल्यू उठा सकते हैं। तो देखें, जो एक्सपोनेंशियल होता है योटा थीटा कह लें, तो इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें पोलर में, तो ये कॉस थीटा योटा साइन थीटा ऐसे हम लिख सकते हैं, ये इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया, थीटा की जगह पर पाई/2 है, तो ये पहले मैंने ऐसे जनरल लिख दिया, फिर थीटा की मैंने वैल्यू पुट कर दी या पाई/2। आप बेशक इसको बीच में से जो है ना वो स्किप कर सकते हैं, तो डायरेक्ट ये लिख सकते हैं योटा साइन पाई/2। अब जो पाई/2 देखिए, कॉस पाई/2 यानी कॉस 90 0 होता है। आप चेक कर लें, कैलकुलेटर से वैल्यू लें, कॉस जो पाई/2 है ये 0 होगा और साइन पाई/2 जो है ना इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसके साथ है अयोटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा हमारा आंसर फाइनली। तो अब अगर आप देखें कि Z1 और Z2 के आंसर क्या है, इक्वल नहीं है। अगर हमने थीटे डिफरेंट लिए हैं तो ये भी दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि ये 1 1 फंक्शन है। सो गिवन कर्व इस सिंपल कर्व, हम इसको कह सकते हैं कि ये सिंपल कर्व है। अच्छा जी, जॉर्डन कर्व की पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी चेक कर लेते हैं, क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व में हमने क्या पढ़ा था, ये अगर हम देखें इधर क्लोज्ड कर्व में वो कहता है कि आप जो इंटरवल गिवन है वो पहला पॉइंट पुट करें और लास्ट पॉइंट पुट करें, अगर आंसर सेम आता है तो वो क्लोज्ड कर्व होगी। तो चेक कर लेते हैं। देखें इधर हमने क्या किया, जो पहली वैल्यू है वो 0 से 2 पाई है,
ठीक है। तो हमने थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 2 पाई ले लिया, क्योंकि जो इंटरवल गिवन है ना ये हमें ये 0 से क्या है 2 पाई तक है, तो हमने ये ले लिया। तो अब देखें इसको हमने पुट किया, इसमें 0 पुट किया तो ये 1 आ जाएगा, और इसमें हम 2 पाई पुट करते हैं तो देखें इस चीज़ को इसकी जगह पर 2 पाई आ जाएगा, और इसको अगर हम पोलर फॉर्म में लिखें तो cos 2 पाई और प्लस अयोटा sin 2 पाई लिख सकते हैं। अब cos 2 पाई जो होता है ना इसका आंसर होता है 1, ठीक है, क्योंकि cos 2 पाई इसका आंसर होता है 1, और जो sin 2 पाई है ना इसका आंसर होता है 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये तो अयोटा 0 से मल्टीप्लाई के 0 हो जाएगा और आंसर हमारा 1 आ जाएगा। तो आप अगर चेक करें कि जो इसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट है यानी फर्स्ट और लास्ट पॉइंट है, तो उस पर वैल्यू इनकी क्या आई है, सेम आई है। तो ये कौन सी कर्व है, क्लोज्ड कर्व है। तो अगर ये क्लोज्ड कर्व है तो हम लिख सकते हैं कि हैंस द गिवन कर्व इज जॉर्डन कर्व, वो आप इस इधर जो है ना वो लिख लें। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका जो 2 है इसमें पार्ट 1 था कि डिफाइन स्मूथ आर्क। ये स्मूथ आर्क या स्मूथ कर्व एक ही चीज़ होती है, ठीक है। स्मूथ आर्क या स्मूथ कर्व तो ये एक ही चीज़ होती है। देखें स्मूथ आर्क की हमने सिंपली जो है ना वो डेफिनेशन लिखनी है। तो देखें ये जो है ना वो स्मूथ कर्व की डेफिनेशन जो है ना वो इधर लिखी हुई है। हमने इधर सिर्फ उधर उसने पूछा कि स्मूथ आर्क या कर्व की डेफिनेशन लिखें, ठीक है। तो देखें अगर एक ये z इज इक्वल टू एफ टी लिखा हुआ है कि आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, z एक फंक्शन है टी का, बी अ कम्प्लेक्स्ड वैल्यू फंक्शन एंड अ कर्व इज ट्रेस्ड इन दी इंटरवल, आपको ए से बी एक इंटरवल गिवन है। फर्दर अगर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, अगर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है एंड और वो फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं है, देन वी से, तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है या ये जो कर्व है वो एक स्मूथ कर्व है, या इसको रेगुलर कर्व भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो पार्ट 2 है इसमें क्या कहता है कि एवेलुएट द कंटूर इंटेग्रल, ये 1/z/dz वेयर सी इज़ द टॉप हाफ ऑफ पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल। तो z1 जो है ना वो मतलब ये लिखा हुआ है 1 के इक्वल। तो ये कह रहा है इसमें आपको कि आपने हाफ सर्कल की जो है ना वो इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, आपको फंक्शन 1/z गिवन है, और हाफ सर्कल की जो इंटीग्रेशन फाइंड करनी है ये कहता है पॉजिटिव सेंस में आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखें अगर हम इधर एक चलें इसको सॉल्व करते हैं। देखें इधर हम एक सर्कल को जो है ना वो ड्रा करते हैं, ये एक हमने रैंडमली एक सर्कल ले लिया, ठीक है। तो ये कहता है कि पॉजिटिव जो है ना आपको पता है इधर एक्स होता है और इधर एक्स एक्सिस होता है, नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो इधर थीटा 0 और इधर पाई/2 होता है, इधर जो है ना वो क्या होता है पाई होता है, और इधर इस तरह जो है ना वो इधर 270 होता है और इधर 360 होता है, यानी 2 पाई होता है। तो ये जो है ना हमें वो कह रहा है कि आपने हाफ सर्कल की फाइंड करनी है, और वो भी ऊपर वाले हाफ सर्कल की, ये ठीक है, टॉप ऊपर वाले की, ठीक है। तो हमने ऊपर वाले की फाइंड करनी है इंटीग्रेशन, और इसमें भी कहता है कि जो आपने यानी वो लिमिट्स लेनी है वो आपने पॉजिटिव सेंस में लेनी है, यानी इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज, ये पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ से अगर आप ऐसे चलें ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस तरह हमने जो है ना वो इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखें ये हमें फंक्शन गिवन था 1/z/dz, ये हमें गिवन है। तो अब देखें जब सर्कल की बात हो ना तो आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया करें। पोलर फॉर्म में अगर z की बात करें ना तो z इक्वल होता है योटा थीटा के, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये सर्कल की फॉर्म में ये इसके इक्वल होता है z। और अगर आप dz निकालें तो dz हमारे पास आ जाएगा ये इसका e की पावर योटा थीटा, इसी तरह, और ऊपर पावर का डेरिवेटिव जो है ना वो क्या आ जाएगा योटा, और d थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, और ये दोनों वैल्यू हमने इधर पुट की हैं। जी की जगह पर हमने क्या पुट करना है, ई की पावर योटा थीटा, और डी जी की जगह पर ये सारा पुट किया है, ठीक है। और यहाँ से ई की पावर योटा थीटा और योटा थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास अयोटा बचेगा, और योटा को हम बाहर लिख लेते हैं क्योंकि वो क्या है, वो कांस्टेंट है। तो 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन इसके अंदर 1 रह जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, थीटा के अकॉर्डिंग थीटा, और 0 से पाई, तो अपर लिमिट पुट की तो ये आ जाएगा पाई और -0। तो इस तरह ये हमारे पास पाई या योटा जो है ना वो इसका क्या आ गया,
आंसर आ गया। ठीक, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये हम लास्ट में करते हैं, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 4 को कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो पार्ट 1 है उसमें ये कह रहा है कि डिस्क्राइब एनी इंटायर फंक्शन ऑफ योर चॉइस। कहता है किसी भी शेप का जो है ना वो आप इंटायर फंक्शन जो है ना उसकी डेफिनेशन लिखें, डिफ़ाइन करें। ये जो है ना वो इंटायर फंक्शन की डेफिनेशन है, इंटायर फंक्शन या इंटेग्रल फंक्शन। तो कहता है कि अ फंक्शन एफ जी इज सेड टू बी इंटायर फंक्शन इफ़ इट हैज़ नो सिंगुलैरिटीज़ इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ द प्लेन और इट इज़ एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट एट द पॉइंट एट इन्फिनिटी। फॉर एग्जांपल, तो ये इसने एग्जांपल दी है कि सिंपली वो ये कह रहा है कि आपके पास कोई भी फंक्शन है, ठीक है, और वो फंक्शन जो है ना वो उसकी अगर किसी भी पार्ट पर जो है ना वो मतलब अगर कोई भी पॉइंट पुट करें तो वो इन्फिनिटी ना हो, ठीक है, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं कि वो इंटायर फंक्शन है। फॉर एग्जांपल देखें 1/x-1, तो अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो ये 1 पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। तो ये कह रहा है कि अगर हम कोई ऐसा फंक्शन जो मर्जी आप पॉइंट पुट करें वो इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी उसकी सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। तो अगर किसी फंक्शन की सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, एक्सेप्ट इन्फिनिटी पर, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि वो इंटायर फंक्शन है या फिर इंटेग्रल फंक्शन है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में क्या कहता है कि फॉर अ प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ये आपके पास एक फंक्शन है, ये आपको नाम भी लिख के दे, जब लॉगरिथमिक फंक्शन बोले तो उसका मतलब लॉग जी होता है और इसका ये फार्मूला होता है, ये नेचुरल लॉग आर प्लस आयोटा थीटा, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है, ये लॉग जी इसी के इक्वल होता है। तो ये कह रहा है आपको ये कह रहा है कि इसमें इंटरवल भी गिवन है आर ग्रेटर दैन ज़ीरो, और इंटरवल जो थीटा है वो आपकी जो मतलब -π से π के दरमियान में है। तो एक्सप्लेन वाई द रीजन, ये कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई द रीजन z इज़ इक्वल टू 0 इज़ नॉट एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो आपको ये कह रहा है कि ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है, प्रिंसिपल जो ब्रांच है, ये z इज़ इक्वल टू 0 पे आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्यों नहीं है, एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगुलैरिटी क्या होती है। देखिए सिंगुलैरिटी जो होती है ना वो मैंने आपको आके भी वो बताया कि जिस पॉइंट पे जो है ना वो फॉर एग्जांपल इधर मैं एक्स की वैल्यू जो है ना वो 1 पुट करता हूँ तो 1 पे ये इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है। तो 1 पे ये फंक्शन 1 पे इसकी सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, तो ये सिंगुलैरिटी फंक्शन है 1 पे। तो ये आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या होती है, ये तो होगी सिंगुलैरिटी। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ये चीज़ होती है कि फॉर एग्जांपल देखें 1 ये देखें इसका आइसोलेटेड पॉइंट क्या है 1, और मैं इस तरह लिखता हूँ x(x-2). तो देखें सिंगुलैरिटी निकालने के लिए जो बटे के नीचे वाली वैल्यूज़ होती हैं इनको हम 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो एक तो हमें पॉइंट यहाँ से मिल गया 0, और दूसरा x-2 को अगर हम 0 रखें तो x इज़ इक्वल टू 2 हमें मिल जाएगा। तो ये 2 पॉइंट है जहाँ पर इसकी सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करती है। ये 2 पॉइंट पुट करने से ये जो है ना इन्फिनिटी हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी वो चीज़ होती है कि आपको अगर आप पॉइंट पुट करें तो वहाँ पर वो क्या है 0 या इन्फिनिटी को अप्रोच करे, बटे के नीचे 0 है, इन्फिनिटी को वो अप्रोच करे। तो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी में ये होता है कि हमें पॉइंट का पता होता है, ये 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है या 3 पॉइंट है, ठीक है। तो अगर देखें जैसे आप कह लें 1/cos x, तो ये जो फंक्शन है, अब cos जो है ना वो अगर बटे के नीचे 0 है तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो ये अगर हम cos तो मतलब बहुत ज़्यादा इंटरवल पर 0 होता है, आप cos 90 पुट करें ये 0 आएगा, और बहुत सारी ऐसी वैल्यू हैं जिनको पुट करने से ये 0 आता है, और ये इन्फिनिटी टाइम मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको पुट करें तो cos जो है ना वो हमें 0 वैल्यू देता है। तो ऐसे पॉइंट जो होते हैं ना, ये ऐसे फंक्शन को हम आइसोलेटेड फंक्शन नहीं कह सकते, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी में ये होता है कि हमें पॉइंट पता होता है, 10 पॉइंट हो तब भी वो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, क्योंकि हमें पॉइंट पता है कि ये कितने पॉइंट है, 10 हैं, 1 है, 2 हैं, 3 है, 4 है।
लेकिन कोई फंक्शन अगर अनलिमिटेड टाइम जो है ना वो सिंगुलैरिटी वो दे रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉइंट पुट करने से वो ज़ीरो या इन्फिनिटी हो रहा है, अनडिफाइन हो रहा है और हमें पॉइंट का भी नहीं पता कि ये कितने हैं, तो फिर ऐसे फंक्शन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी नहीं होते। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये जो है ना, ये जो फंक्शन है आपके पास लॉग z इज इक्वल टू नेचुरल लॉग r प्लस योटा थीटा, ये आइस ज़ीरो पुट करने से ये आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी नहीं है। वो रीज़न पूछ रहा है क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक ही पॉइंट है, ज़ीरो एक ही पॉइंट है। तो एक पॉइंट या दो पॉइंट या जिन पॉइंट का हमें पता हो वो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होती हैं, यानी जिन पॉइंट को हम गिन सकें और पुट करने से वो पॉइंट अनडिफाइन आ रहा है, तो हम उनको जो है ना वो क्या कहते हैं, वो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होती हैं। तो इसमें भी एक ही पॉइंट है ज़ीरो, तो इसे आइसोलेटेड होना चाहिए, लेकिन वो कह रहा है कि ये नहीं है और आप रीज़न दें कि क्यों नहीं है। देखें, इसका रीज़न ये है, द फंक्शन एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू लॉग जी हैज़ अ सिंगुलैरिटी, यहाँ पर मतलब ज़ीरो पे ये सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करती है, विच इज़ नॉट आइसोलेटेड, और ये आइसोलेटेड नहीं है, सिंस एवरी नेबरहुड ऑफ z इज इक्वल टू ज़ीरो कंटेन पॉइंट्स स्पेशली ऑन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रियल एक्सिस। तो जो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होती है उसमें कुछ पॉइंट ऐसे भी होते हैं, कुछ पार्ट ऐसा भी होता है जो नेगेटिव टर्म को जो है ना वो उसमें होती है, नेगेटिव टर्म उसमें एग्जिस्ट करती है। बट अगर हम इसकी बात करें लॉग जी की, log z इज इक्वल टू log r प्लस योटा थीटा, तो इसमें कोई नेगेटिव पार्ट नहीं है, और नेगेटिव पार्ट ना होने की वजह से जो है ना ये आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी नहीं है। देखिए, नेगेटिव, आप किसी भी नेगेटिव टर्म का log नहीं ले सकते क्योंकि वो अनडिफाइन होता है। तो ऐसे बेशुमार पॉइंट है जिनको पुट करने से, मतलब नेगेटिव बेशुमार पॉइंट्स हैं जिनको पुट करने से ये अनडिफाइन होता है। तो ये फिर इसका रीज़न यही है कि इसमें नेगेटिव पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता, जिसकी वजह से ये जो है ना वो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी नहीं है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है एक्सपैंड, ये जो फंक्शन है इसको आपने एक्सपैंड करना है इन लॉरेंट सीरीज़ फॉर इंटरवल। आपको ये जो है ना वो एक सर्कल की शेप दी, दो सर्कल हैं ये, ठीक है। तो जो ये जो लॉरेंट सीरीज़ होती है ना, इसमें इसको आप एक्सपैंड ये तभी लगता है जब आपके पास दो सर्कल हों, ठीक है। दो सर्कल हों और सर्कल के बीच वाला जो हिस्सा होता है ना, ये फाइंड करने के लिए लॉरेंट सीरीज़, क्योंकि इधर तो इसने साथ में मेंशन किया हुआ, बाज़ औक़ात ये पेपर में मेंशन नहीं करता कि लॉरेंट सीरीज़ से फाइंड करें या टेलर सीरीज़ से फाइंड करें, तो दोनों का मेथड सेम है, क्वेश्चन भी इनके सेम ही होते हैं। तो इसमें जो अगर आपको टू सर्कल गिवन है और सर्कल के बीच वाला हिस्सा जो है ना वो फाइंड करने के लिए लॉरेंट सीरीज़ का यूज़ हम करते हैं, और अगर हम सिर्फ आपको एक सर्कल गिवन है तो सर्कल के अंदर वाला हिस्सा जो होता है ना, क्लोज्ड हिस्सा, उसको फाइंड करने के लिए हम टेलर सीरीज़ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर तो इसने मेंशन किया हुआ है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें, इसके लिए आपने क्या करना है, देखें ये जो क्वेश्चन है, ये इंटरवल हमें गिवन था, हमने इसको लिख लिया बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा, ये जो फंक्शन आपको जो भी गिवन होगा ना, आपने क्या करना है कि आपने इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेना है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने पार्शियल फ्रैक्शन लगा के जो है ना वो इसको सॉल्व कर लेना। हर पार्शियल फ्रैक्शन तो आपको आती ही होगी। हमने लेट किया इस फंक्शन को ए ओवर सी और प्लस बी और z माइनस वन, तो यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन लगाई, ठीक है। z की वैल्यू पहले ज़ीरो पुट की क्योंकि z इज इक्वल टू ज़ीरो रखा और z माइनस वन को ज़ीरो रखा, तो हमने इस तरह दो वैल्यू a और b की निकाल ली। ये आपने जो भी लॉरेंट सीरीज़ आपको गिवन है, अगर वो मल्टीप्लाई हो रही है तो आपने क्या करना है कि उसको पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके प्लस माइनस में ले आना है, ठीक है। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो वो बन जाएगा वो ये बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ जो है ना वो बन जाएगी। इसके बाद ये -1 और z तो इसी तरह रहेगा, लेकिन ये जो z माइनस इधर अगर आपके पास आता है z माइनस टू, z माइनस थ्री, कुछ भी आता है, तो आपने क्या करना है कि आपने इधर 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, जो भी आता है उसको आपने कॉमन लेके इधर जो है ना वो 1 बना लेना है, ठीक है। 1 बनाना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें जो है ना वो हमने एक्सपेंशन, वो जो बाइनॉमियल थ्योरम है उसका यूज़ करना होता है, तो वो यहाँ पर 1 होना ज़रूरी है। तो इसमें तो खैर ऑलरेडी 1 था, तो जो है ना वो हमने इसको इसी तरह लिख लिया और इसको उठा के ऊपर ले गए, तो ये इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, -1। अब यहाँ पर इसमें जो दो फार्मूले हैं, ये दो ही फार्मूले जो है ना वो यूज़ होते हैं, एक प्लस वाला है, एक माइनस वाला है।
तो देखें मैंने यहाँ पर पता है क्या किया, 1 को क्योंकि फार्मूले में 1 पहले आता है तो मैंने 1 को जो है ना यहाँ पर अगर 1 को कॉमन ले लें तो इसकी पावर भी -1 कॉमन आ जाएगी और 1 प्लस हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। ठीक है, सिंपली ये देखें 1/z -1 है तो यहाँ से अगर आप नीचे से माइनस को कॉमन लें तो माइनस वाली पहले आ जाएगी, ये बाद में आ जाएगी और ये माइनस जो है ना वो आप लिख लें, इसको उठा के ऊपर लिख लें 1 - z और ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो इस तरह जो है ना वो मैंने इधर ये किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद z -1 ये वाला जो है ना वो फार्मूला लगाया नीचे वाला बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये -1 और z जो है ना इसको इसी तरह रहने दिया, बाकी दूसरे पर फार्मूला लगा लिया। तो ये इतना भी काफ़ी है क्योंकि आगे तो सिंप्लीफाई ये होता नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो -1 और z माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें -1 और ये आ जाएगा आपके पास -z और -z² -z³ माइनस अप टू सो ऑन, इस तरह चलता जाएगा। आप चाहें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये z वाली टर्म इकट्ठी कर लें -1 और माइनस इनमें से कॉमन ले लें तो 1/z प्लस z, ये z वाली इकट्ठी कर लें -z² -z³ माइनस अप टू सो ऑन। तो ये जो है ना वो इसका प्रॉपर आंसर है। तो अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 3 है। इसमें क्या कहता है, फॉर द फंक्शन, ये आपको एक फंक्शन गिवन है fz पाई एक्सपोनेंशियल की मतलब ई की पावर जो है ना वो पाई z बार लिखा हुआ है, कॉन्जुगेट है उसका, और हमने इस चीज़ को जो है ना वो एवेलुएट करना है ओवर पॉजिटिवली ओरिएंटेड कंटूर। तो हमने जो लेकर चलना है वो क्या है, पॉजिटिवली लेना है, यानी हमने जो है ना वो सर्कल को ऐसे जो है ना को क्लॉकवाइज करना है। सॉरी, ये इसमें सर्कल नहीं है, इसमें जो है ना वो स्क्वायर गिवन है आपको। ठीक है, तो स्क्वायर का पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये वर्टेक्सिस आपको गिवन है। आप देखें तो कहता है बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर विद वर्टेक्सिस एट पॉइंट्स, यानी ये कम्प्लेक्स फॉर्म में है क्योंकि ये जो है ना वो हम जो क्वेश्चन या जो हम पढ़ रहे हैं कम्प्लेक्स एनालिसिस है, तो कम्प्लेक्स फॉर्म में 0 का मतलब है 0 + 0 योटा। इसको अगर आप z की फॉर्म में यानी कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, और 1 को अगर हम लिखें तो 1 + 0 योटा लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें देखें 1 प्लस अयोटा लिखा हुआ है और ये इसको हम अयोटा को लिख सकते हैं 0 प्लस अयोटा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि z जो होता है ना वो x प्लस अयोटा होता है। ठीक है, और इसमें x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखें ये जो है ना इसमें x की वैल्यू पहली वाली x की होगी, ठीक है 1 है, और अयोटा ये 0, y की वैल्यू यानी कि 0 है। तो ये हमने जो है ना वो इसको ड्रा करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। इसमें देखें हमने ये डायाग्राम बनाई है, तो वो जो हमें पॉइंट गिवन थे, आप पॉइंट को अगर देखें तो देखें इसमें देखें ये पहला पॉइंट है 0, यानी इसका मतलब है 0 + 0 योटा, तो इसमें x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो ये ओरिजिन आ जाएगा हमारे पास। फिर उसके बाद ये 1 है तो 1 को हम 1 + 0 योटा लिख सकते हैं, तो इसमें यानी x की वैल्यू क्या है 1 है और y की वैल्यू क्या है 0, तो x की वैल्यू 1 और y की 0 इस इधर होती है, क्योंकि इधर चलें इधर हम 1 ले लेते हैं, इधर हम 2 कर लेते हैं, ये 2 3 इस तरह ये चलता जा रहा है, इधर -1 है, -2 -3 इस तरह चल रहा है, और ये 1 प्लस अयोटा है, यानी इसमें x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू भी 1 है। तो देखें x की वैल्यू 1, यानी इधर से सीधा जाएं इधर, ये x की वैल्यू सॉरी इधर x की वैल्यू आएगी 1 नीचे, और ऊपर x की वैल्यू क्या आएगी सॉरी x की वैल्यू 1 इधर आएगी और y की वैल्यू 1 जो है ना वो इधर आएगी, तो इनको अगर मिलाएं तो वो ये पॉइंट बनेगा 1 1। ठीक है, और आगे क्या है अयोटा लिखा हुआ है, यानी इसको हम 0 + अयोटा लिख सकते हैं। इसमें x की वैल्यू 0 है और अयोटा यानी y की वैल्यू जो है ना वो 1 है, तो 0 1 ये पॉइंट आ जाएगी, यानी y की वैल्यू 1 इधर होती है। तो इसने बोला हुआ भी था कि ये स्क्वायर की शेप बना रहा है, तो ये इस तरह का जो है ना वो स्क्वायर बनेगा। तो हमने क्या करना है, हमने सिंपली इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो देखें इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये हमें फंक्शन गिवन था जो क्वेश्चन में था, तो हमने इसको लिख लिया। वी नाउ डैट हमें पता है, देखें जो z होता है वो इसके इक्वल होता है, और अगर इसका बार ले लें तो ये माइनस में आ जाएगा, और इसका अगर आप डेरिवेटिव लें क्योंकि हमें ज़रूरत है इसकी, तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो वो हमारे पास dz इधर dx और dy आ जाएगा। ये वैल्यू हम उठा के जो है ना ये इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। जब 1 में पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ये,
देखें ये 1 को हमने लिखा और इधर हमने वो वैल्यू पुट कर दी, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। ठीक है, अब हमने करना क्या, देखें ये जो सर्कल है आपके पास, इसमें हम पहले ज़ीरो से यानी ये ओ से, ये देखिए इसको हमने ओ का नाम दे दिया, इसको ए का, इस पॉइंट को बी का और इस पॉइंट को सी का नाम हमने दे दिया। और उसने बोला कि पॉजिटिवली आपने जो है ना वो इनकी करनी है इंटीग्रेशन। तो पॉजिटिवली इस तरह होती है ऐसे, ठीक है, ऐसे होगी। इस तरफ जो है ना वो हमने इधर से इधर जाना है। तो अब यहाँ से हम देखें पहले ओ ए की इंटीग्रेशन करेंगे, फिर ए बी की करेंगे, ए से बी की, फिर बी से सी की करेंगे, फिर सी से ओ की करेंगे। तो ये हमने इंटीग्रेशन सिंपली करनी है। तो चलें इधर करते हैं इंटीग्रेशन। देखें ओ से ए जो है ना, फार ओ से ए, तो इसमें ओ पॉइंट 0 0 था, ए पॉइंट जो है ना वो मैंने लिख लिया 1 0 था। तो अब यहाँ से आपने करना क्या होता है कि जो पॉइंट चेंज नहीं हो रहा उसकी वैल्यू आप लिख लें। जैसे देखें y की वैल्यू जो है ना ये चेंज नहीं हो रही, 0 0 है, तो मैंने y की वैल्यू फिक्स है तो ये कांस्टेंट है, इसको लिख लिया। जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको आपने लिख लेना और उसका आपने डेरिवेटिव ले लेना। तो dy हमारे पास ये आ जाएगा। इसके बाद देखें जो वैल्यू चेंज हो रही है उसको आप लेट किया करेंगे। अब देखें वैल्यू चेंज किसकी हो रही है, x की वैल्यू चेंज हो रही है। पहले में x की वैल्यू 0 है और दूसरे में x की वैल्यू 1 है। तो इसको हम क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू चेंज हो रही होगी उसको हम t के इक्वल लेट कर लें, आप u के इक्वल लेट कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो हमने इसको लेट कर लेना, फिर इधर dx लेना है, इधर dt लेना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद ये वैल्यू जो है ना वो हमने इक्वेशन 2 में पुट करनी है। ये आपके पास इक्वेशन 2 आ, तो इस 2 में पुट करें। देखें पाई इसी तरह आ गया। ये पहले मैंने एक जो है ना वो उसकी राइट हैंड साइड लिख ली, फिर इसकी जगह पर ये मैंने इक्वेशन 2 को लिखा है, ये सिंपली इक्वेशन 2 को लिखा है और इस इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट की। अब देखें पाई इसी तरह आ जाएगा और ई की पावर पाई भी इसी तरह आ जाएगा और ये जो एक्स है ना ये इसी तरह आ जाएगा, क्योंकि सॉरी एक्स की यहाँ पर आप टी पुट कर ले, लेकिन मैंने नीचे पुट किया तो एक्स को इसी तरह रहने दिया। ये वाई जो है ना वाई अगर आप देखें तो वाई की वैल्यू क्या आई है, 0 आई है, तो y की जगह पर 0 रखेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी और dx इसी तरह आ जाएगा dy, क्योंकि dy भी हमने फाइंड किया उसकी वैल्यू क्या है 0, तो dy जो है ना वो इधर पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास सिंपली ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ से देखें जो वैल्यू चेंज हो रही होगी ना वो आपकी लिमिट होगी। जैसे इसमें चेंज क्या हो रहा है, 0 यानी x की वैल्यू चेंज हो रही है, तो 0 से क्या हो रही है 1। तो आप इधर देखें इधर क्या आ जाएगा, हमारा लिमिट क्या आ जाएगी हमारी, 0 से 1 लिमिट आ जाएगी और इधर आ जाएगा पाई ई की पावर पाई और इधर था x की जगह पर t लेट किया तो t पुट कर दिया और dx की जगह पर dt आ जाएगा। तो इसकी इंटीग्रेशन की क्योंकि ई की पावर पाई टी है, तो इसको अगर हम इंटीग्रेशन इसकी करें तो ई की पावर पाई टी इसी तरह आ जाएगा और ऊपर वाली का अगर डेरिवेटिव ले तो टी 1 हो जाएगा और पाई आएगा और पाई से पाई काट जाएगा। तो ये मैंने लिख दिया इधर। तो अपर लिमिट पुट की, टी की जगह पर 1 पुट किया और फिर 0 पुट किया, तो ये हमारे पास आ गई। इसको इक्वेशन स्मॉल इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसके बाद हमने करनी है नाउ जो ए से बी अब करनी है, ठीक है। तो ए पॉइंट भी लिख लिया, बी पॉइंट भी लिख लिया। इसमें देखें चेंज कौन सा पॉइंट नहीं हो रहा, तो x वाला पॉइंट देखें इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो x चेंज नहीं हो रहा, इसका डेरिवेटिव भी ले लिया। इसके बाद जो चेंज हो रहा है y चेंज हो रहा है, तो y को t के इक्वल लेट कर लिया, dt भी फाइंड कर लिया। इसके बाद ये वैल्यू उठा के उसी इक्वेशन 2 में पुट करनी है आपने। ये जो इक्वेशन 2 हमने बना दी हुई है ना इधर, ये इसमें हमने सारी वैल्यू जो है ना वो पुट करनी है। तो ये जो इसकी राइट हैंड साइड है ये मैंने उधर लिख ली है, देखें ये उधर लिख लिए और इधर क्या करना है, आप वैल्यू पुट करनी है। देखिए पाई इसी तरह आ जाएगा और ई की पावर पाई एक्स की जगह पर जो है ना वो हमने 1 पुट कर दिया और आके वाई जो है ना ये हमने टी लेट किया हुआ है, क्योंकि ऊपर टी लेट किया तो इसकी जगह पर टी आ जाएगा। और इसके बाद देखें ये जो dx है, dx इधर क्या है 0 है, तो ये चीज़ तो 0 हो जाएगी और इधर आ जाएगा हमारे पास अयोटा डी वाई लिखा हुआ है, अयोटा डी वाई आ जाएगा। अयोटा को हम बाहर लिख सकते हैं, कांस्टेंट है और इसकी इंटीग्रेशन हम करेंगे तो इंटीग्रेशन देखें ये इंटीग्रेशन इसकी आ गई, पावर का डेरिवेटिव लिया तो ये आ जाएगी। यहाँ से ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा ये फाइनली ये चीज़, ठीक है। माइनस ई की पावर पाई 1 माइनस अयोटा टी
और 0 से 1 अपर लिमिट पुट की इसमें तो ये आ जाएगा, लोअर लिमिट पुट की ये आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बन जाएगा और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हमने इसी तरह बी सी की देखें करनी है, बी पॉइंट हमारे पास ये है, सी पॉइंट ये है। इस तरह चेंज क्या हो रहा था देखें, इसमें वाई चेंज हो रहा है, तो सॉरी वाई नहीं चेंज हो रहा, वाई इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो वाई को इसी तरह लेट कर लिया, एक्स चेंज हो रहा है इसको टी के को लेट कर लिया, इनका डेरिवेटिव लिया, इसको इक्वेशन 2 में पुट किया और सिंपल वही काम किया, इसकी इंटीग्रेशन कर ली। तो ये इसकी इंटीग्रेशन, अपर लिमिट पुट की लोअर लिमिट पुट की तो ये आ गया। इसी तरह हमने सी ओ की पुट की, सी पॉइंट हमारे पास क्या है 0 से 1 और ओ पॉइंट 0 0, इसमें चेंज क्या नहीं हो रहा, एक्स चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो एक्स चेंज नहीं हो रहा तो इसको ले लेंगे, ये 0 है इधर भी 0 है तो इसका डेरिवेटिव भी ले लिया। जो चेंज हो रहा है वो वाई हो रहा है तो वाई को हम क्या करेंगे, लेट करेंगे टी के इक्वल, और इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद ये सिंपली इंटीग्रेशन करेंगे, आप इसको खुद ही आराम से देख लें, सिंपल वही इंटीग्रेशन की हुई है इसकी। तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये चीज़ जो है ना -1 प्लस ई की पावर माइनस योटा पाई आ जाएगा हमारे पास। तो हमने इतना ही करना था, क्वेश्चन में उसने इतना ही बोला था, लेकिन अगर आपको कहता है कि टोटल इंटीग्रेशन भी निकाल दें तो आपने क्या करना है, टोटल इंटीग्रेशन के लिए आपके पास आई है 4 इक्वेशन। तो देखें आप, ये आई थी हमारी पहली, और ये आई थी दूसरी, ये आई थी तीसरी, और ये चौथी आई थी। तो इन सब को ऐड कर दें, ऐड करने के बाद जो है ना, अगर हमें बोला नहीं है, अगर बोलता है तो हमने जो है ना वो आपने टोटल इंटीग्रेशन भी इस तरह आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखें ये जो है ना एक चीज़ रह गई है कि जो इंटीग्रेशन हमने की है, लाइक देखें इधर इधर मैंने C2 लिखा है, तो ये जो डायग्राम बनाई है ना, इसमें O से A को C1 का नाम दे लेकर ये C2 का नाम दे दें, इसको C3 का नाम दे दें और इसको C4 का नाम दे दें।